बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर शकूर। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं मॉक 4 FA2 मॉक 4 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने नजर आ रहा होगा। बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द सेल डे बुक ऑफ H फॉर जून। 30 जून का डाटा गिवन है। टोटल हमें जो सेल डे बुक की वैल्यू गिवन है वो 3600 है, सेल टैक्स 600 है, नेट सेल्स 3000 है। तो अब डिफरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल विल करेक्टली रिकॉर्ड द सेल डे बुक टोटल फॉर जून इन द नॉमिनल लेजर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेल डे बुक की 3 वैल्यूज दी गई हैं इसकी डबल एंट्री क्या होगी। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा डेबिट क्या होगा, रिसीवेबल्स। कौन सी अमाउंट होती है रिसीवेबल की डेबिट, ग्रॉस अमाउंट होगी। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी है, ग्रॉस अमाउंट कितनी है 3600। क्रेडिट क्या होगा, सेल्स। हमेशा सेल्स क्रेडिट होती है किस अमाउंट से, नेट अमाउंट से। और क्रेडिट क्या होगा, सेल टैक्स 600। अब ये ऑप्शन आपने चेक करनी है अपनी ऑप्शन में। पहली ऑप्शन में देखें डेबिट सेल टैक्स। तो सेल्स के केस में कभी भी सेल टैक्स डेबिट नहीं होता, हमारी लायबिलिटी होती है और क्रेडिट होगा। तो इसी तरह बी ऑप्शन में देखें सेल टैक्स का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट इज रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो डेबिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट्स रेवेन्यू अकाउंट या सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट सेल टैक्स। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और यही आपको ये एग्जाम में इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी। डी क्यों नहीं है, डी में उसने क्या किया हुआ है, टोटल अमाउंट रिसीवेबल में रिकॉर्ड की हुई है और टोटल ही रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि टोटल रेवेन्यू नहीं होगा, सेल टैक्स क्या होगी, आपकी लायबिलिटी होगी। सेल टैक्स को आप सेपरेटली क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विच टू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा अब देखें एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपके पास तो जब आप एग्जाम में बैठे होंगे और एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी विंडो नेक्स्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक आप 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोल्ड किया हुआ है लफ्ज भी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी भी सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है? यस, बिल्कुल होती है। The amount of personal tax owed by the sole trader। तो पर्सनल टैक्स तो अदर देन उस बिजनेस के अलावा भी उसका टैक्स हो सकता है, तो पर्सनल टैक्स तो नहीं आ सकता। हाँ, बिजनेस टैक्स जो है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शो होगा, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। द बजटेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। मैनेजमेंट अकाउंट से हमें बजटेड प्रॉफिट मिलता है, बट जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है या जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो गुजरा हुआ वक्त है, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्या बता रही होती है, गुजरे हुए वक्त का प्रॉफिट बता रही है। तो बजटेड प्रॉफिट हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तीसरी बात क्या रहेगी, द अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर। वो अमाउंट जो हमें क्रेडिट कस्टमर ने देनी होती है वो रिसीवेबल्स होते हैं, करंट एसेट्स में हमें शो हो रहा होता है। तो कौन सी 2 चीजें आ रही हैं, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड द अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास करंट एसेट्स हैं। Question number 3, is the following information recorded in the receivable ledger or the receivable ledger control account। हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, कहता है बताओ कंट्रोल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा और इंडिविजुअल लेजर में क्या रिकॉर्ड होगा। पहली ऑप्शन कहता है द अमाउंट ओड बाय ईच क्रेडिट कस्टमर। जो हर कस्टमर ने, एक कस्टमर ने जो हमें बैलेंस देना है वो रिसीवेबल लेजर या इंडिविजुअल लेजर या मेमोरेंडम अकाउंट्स में शो होगा, वो कंट्रोल अकाउंट में शो नहीं होगा। फिर क्या है, द टोटल अमाउंट ओड बाय द क्रेडिट कस्टमर। जो टोटल अमाउंट होगी वो कहां पे शो होगी, क्रेडिट कस्टमर्स। जो टोटल अमाउंट आपने क्रेडिट कस्टमर से लेनी है वो कहां पे शो होगी, रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट का क्या आएगा, ए, और सेकंड में क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिलाल हैज द फॉलोइंग इन हिज ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1। आपको वेजेस नजर आ रही हैं 50,000 की, डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के। कहता है ईयर एंड पे क्या हुआ, अ बोनस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x1 ऑफ 5,000 हैज बीन एग्रीड बट रिमेन्स अनपेड। आपने 5,000 का क्या किया है, बोनस एग्री कर लिया बट पे नहीं किया। तो ये जो बोनस है ये हमारी लायबिलिटी होगी। हमारा एक्सपेंस, जो वेजेस का एक्सपेंस है वो अब कितना हो गया,
50 ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, 5 और मजीद ऐड किया तो कितना आ जाएगा 55,000 वेजेस, और जो बोनस हमने अभी तक पे नहीं किया वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितने की आएगी 5,000 की। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में ही आप देखें आपको नजर आ रही है वेजेस 55,000 और आपकी अक्रूवल या लाइबिलिटी कितनी आएगी 5,000 की। क्वेश्चन नंबर 5, एंड यूजेस द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO method to value her closing inventory during March 20XX. The following information was available. कहता है आप FIFO को यूज करते हुए आपने बताना है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, हमारे पास जो लेटेस्ट परचेज यूनिट्स होती हैं वो स्टॉक में होंगी। कौन सी यूनिट्स होंगी, लेटेस्ट परचेज। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी थी, ओपनिंग इन्वेंट्री 50 की है, परचेजेस हमने की 100, तो टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी 150, फिर हमने परचेज की 40, तो 50 100 40, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल कितना था 190 का स्टॉक था। हमने सेल कितना कर दिया, एक दफा हमने 60 यूनिट सेल कर दिए और एक दफा 95 यूनिट सेल कर दी। तो अब यहां से आप बता सकते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 190 माइनस 60 130, 130 माइनस 95 कितना आ गया 35 यूनिट्स। अब 35 यूनिट्स को आपने कौन सी वैल्यू पे मेजर करना है, जो रिसेंटली परचेज वैल्यू है। रिसेंटली परचेज वैल्यू कितनी है, देखें आपकी लास्ट परचेजेस कितनी शो हो रही हैं, लास्ट परचेजेस शो हो रही हैं 105 पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 105, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी 3675। तो बिल्कुल शॉर्टकट मैंने आपको बताया, आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री थी आपने तमाम इन्वेंट्री ओपनिंग और प्लस जितनी भी परचेजेस थी सबको ऐड किया, सेल्स माइनस कर दी। ये जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है इसको जो भी रिसेंटली परचेज यूनिट्स का रेट है उस रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वेंट्री ट्रू और फॉल्स। इन्वेंट्री के बारे में पूछ रहा है कि बताएं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इन्वेंट्री अपीयर्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज अ करंट लायबिलिटी, नो। अभी हमने बात की थी कि इन्वेंट्री हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती, वो हमारा करंट एसेट होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके साथ दूसरी ऑप्शन क्या डिस्कस कर रहा है, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अ डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमने क्या डबल एंट्री पढ़ी थी, डेबिट क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वो कह रहा है क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट होती है, नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट नहीं होती, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट नहीं होती, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होगी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, which two of the following describe the circumstances which leads to a business having incomplete record। कि क्या ऐसी रीजंस हो सकती हैं कि किसी भी बिजनेस का जो रिकॉर्ड है वो इनकम्प्लीट हो। नंबर 1 कहता है द बिजनेस ओनली स्टार्टेड टू ट्रेड पार्ट वे थ्रू द ईयर, कि एक बिजनेस ने साल के दरमियान में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बेशक दरमियान में स्टार्ट किया और डाटा तो उसके पास अगर है तो रिकॉर्ड्स तो सारे उसके पास मौजूद होंगे। कहता है सम ऑफ द बिजनेस अकाउंट वर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, यस, अगर आपके अकाउंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं मौजूद होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। द ओनर ऑफ द बिजनेस डज नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंट, यस। और लास्ट क्या है, दो हमारे पास ऑप्शन थी, दोनों हमें पता चल गई। कहते हैं द ओनर ऑफ द बिजनेस टू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपके पास रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, रिकॉर्ड फिर भी मौजूद होगा। तो क्या ऑप्शन बन गई, बी एंड सी। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्स इन उमर्स ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में 3 बैलेंस नजर आ रहे हैं, परचेज रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। Which of these balance should be included in the calculation of cost of sales? तो परचेज से क्या रिटर्न हो, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगी, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेज आती हैं, परचेज रिटर्न भी आती है, और कैरेज इनवर्ड परचेजेज में ऐड होती है। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न और कैरेज इनवर्ड हमारे पास 1 and 2 हमारे पास ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, 1 and 2, 1 2 and 3, 2 3 and 1, तो 1 and 2। कैरेज आउटवर्ड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस है, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस लेस करेंगे, वहां पे आपको कैरेज आउटवर्ड शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। पार्टनर मस्ट ऑलवेज शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, फॉल्स।
हमेशा क्या सेम प्रॉफिट मिलता है हर पार्टनर को? नहीं, जिस प्रॉफिट रेशियो पे आपने एग्री किया हुआ है उस रेशियो पे आपको मिलेगा। दूसरा क्या कहता है? पार्टनर में रिसीव अ सैलरी एज वेल एज देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यस, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी भी मिल रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं पी बॉट अ नॉन करंट एसेट फॉर 25,000। आपने कितने का एसेट परचेज किया? 25,000 का। द एसेट हैज एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3,000। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 3,000। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओवर 4 ईयर ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज इन 3rd ईयर? तो देखिए हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में सेम डेप्रिसिएशन इन एवरी ईयर, सेम डेप्रिसिएशन इन एवरी ईयर। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? 25,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास 22 को 4 से आप डिवाइड करें तो 5,500। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन भी इतनी होगी, सेकंड की भी इतनी होगी, थर्ड की भी इतनी डेप्रिसिएशन होगी। सिंपल उसने हमसे पूछा हुआ था। तो हमारे मॉक के पहले 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में हमारे पास डाटा गिवन है जिमाइमा एंड जर्मनी आर बोथ सोल ट्रेडर हु आर रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स। जिमाइमा सेल्स 31,600 एंड परचेजेस 26,900। तो देखें सेल्स ज़्यादा हैं, परचेजेस कम है, तो सेल्स के ऊपर टैक्स क्या होता है? क्रेडिट। सेल्स के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। परचेजेस एक्सपेंस होता है और उसकी नेचर डेबिट होती है और टैक्स भी क्या होगा? सेल टैक्स भी क्या होगा? डेबिट होगा। अब जब सेल ज़्यादा है, परचेजेस कम है, तो आपकी क्या बनेगी? लाइबिलिटी बनेगी। तो जिमाइमा के केस में जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी? पेएबल टू टैक्सेशन अथॉरिटी। और दूसरी कौन है जी? जर्मनी हैज़ सेल्स ऑफ 14,400 एंड परचेजेस। अब यहाँ पे परचेजेस ज़्यादा है, तो परचेजेस ज़्यादा हैं तो टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी बल्कि टैक्स डेबिट होगा। इसका मतलब क्या है? रिसीवेबल फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटी। तो टैक्सेशन अथॉरिटी रिसीवेबल किसका आएगा जी? जर्मनी, जो पहली ऑप्शन है रिसीवेबल फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, और जिमाइमा का पेएबल टू टैक्सेशन अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि सेल्स ज़्यादा होंगी तो सेल्स के ऊपर जितना भी टैक्स होता है वो लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी ओवरऑल हमारी लाइबिलिटी दोनों नेट होंगे। सेल ज़्यादा है तो लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह परचेजेस ज़्यादा हैं, सेल्स कम है, तो परचेजेस के ऊपर टैक्स क्या होगा? एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, तो नेट होगा तो हमारे पास रिसीवेबल एसेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टोनी कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ 500 डेबिट ऑन 31st जनवरी। व्हाट इज द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 31st जनवरी? हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कैश बुक का बैलेंस कितना गिवन है जी? 500 डेबिट। आपको पता है कि डेबिट बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा, क्रेडिट होता है तो नेगेटिव बैलेंस होता है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना गिवन है? बैंक स्टेटमेंट का आपने फाइंड करना है। बैंक स्टेटमेंट का हमने बैलेंस फाइंड करना है। अब पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है अ चेक फॉर 150 पेड फॉर परचेजेस हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक। तो ये क्या है? अनप्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड कहां से लेस होते हैं? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से लेस होते हैं। तो हमें पहली बात पता चल गई, 150 लेस होगा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से। अ डिपॉजिट ऑफ 100 मेड ऑन 31st इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो ये क्या है? अनक्रेडिटेड, अनक्लियर्ड। तो क्या होगा? ऐड होगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितना? 100। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 50 इज इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। अनरिकॉर्डेड आइटम कैश बुक से एडजस्ट होंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर है, आपने एक्सपेंस किया है, पेमेंट हुई है कितने की? $50 की। फिर क्या कहता है जी? कहता है अ चेक फॉर 100 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड रिटर्न दिस रिटर्न चेक हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो अनरिकॉर्डेड आइटम्स कहां पे रिकॉर्ड होती हैं? अनरिकॉर्डेड आइटम्स कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। तो कैश बुक से कितना माइनस हो जाएगा? 100। तो देखो 500 माइनस 150, 350, ये बैलेंस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो हमने ये x फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 350। तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 400। तो हमारे पास ये बैलेंस कितना आ गया? 400। पॉजिटिव बैलेंस है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस है।
400 क्रेडिट बैलेंस है। दोबारा बता देता हूं, आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन था, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना था। तो कैश बुक के अंदर कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी? अनरिकॉर्डेड। तो यहां पे दो चीजें अनरिकॉर्डेड गिवन थी, स्टैंडिंग ऑर्डर और दूसरा हमारे पास क्या गिवन था? डिसऑनर्ड चेक। तो हमारे पास रिवाइज्ड बैलेंस आ गया या करेक्टेड या एडजस्टेड बैलेंस आ गया कैश बुक का 350। तो रिवाइज्ड बैलेंस क्या है? इक्वल है। तो हमारे पास अनप्रेजेंटेड कितने का गिवन है? 150 का, और अनक्रेडिटेड कितने का गिवन है? 100 के। तो हमारे पास बैलेंस कितना आ गया? हमने जब x फाइंड किया तो हमारे पास 400 क्रेडिट आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, जॉन इज रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स एट 10%, ही परचेज गुड्स फॉर 350 एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड सोल्ड देम फॉर 550 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। तो हमने पढ़ा था कि जब एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स होगा तो इसका मतलब ये नेट ऑफ टैक्स वैल्यू है, ये 100% वैल्यू है। तो 350,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, तो हमारे पास आ गया 35,000। ये क्या है? परचेजेस है। तो परचेजेस के ऊपर टैक्स क्या होगा? अभी बताया था, परचेजेस के ऊपर टैक्स क्या होगा? डेबिट होगा। और सेल्स आपने कितने की हैं? 550 की। और कहते हैं दिस इंक्लूड्स सेल टैक्स। तो हमने कहा था जब भी इंक्लूडेड या इंक्लूसिव वैल्यू हो तो हम डिवाइड करते हैं 100 प्लस टैक्स रेट। टैक्स रेट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया? 50,000 क्रेडिट। तो अब आपसे कहता है बताएं टैक्सेशन अथॉरिटीज को आपने कितना टैक्स पे करना है। रिसीव कितना करना है? 35। पे कितना करना है? 50। तो हम नेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 15,000 क्रेडिट। तो यहां पे क्रेडिट या डेबिट नहीं लिखना, यहां पे सिर्फ उसने हमें अमाउंट कहा था, डॉलर्स में आपने अमाउंट लिखनी है। अमाउंट कितनी है? 15,000। क्वेश्चन नंबर 14, आर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टनरशिप ट्रू और फॉल्स? द पार्टनर विद द हाईएस्ट प्रॉफिट शेयर विल ऑलवेज हैव द हाईएस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जिस पार्टनर का हाईएस्ट प्रॉफिट शेयर होगा तो क्या हमेशा उसे हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर आपका प्रॉफिट कम है और एक और पार्टनर है जिसको सैलरी भी मिल रही है, तो पहले हम उसे सैलरी देंगे और बाकी जो रिमेनिंग है वो तकसीम करेंगे। तो जब हो सकता है जो बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसका शेयर उसका कम बनता हो, दूसरे पार्टनर की सैलरी ज्यादा हो। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायर्स अ डेबिट एंट्री इन अ पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉल्स। हमने कहा था करंट अकाउंट के अंदर डेबिट क्या होता है? जस्ट ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं, बाकी तमाम चीजें क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। सैलरी भी क्रेडिट होगी, प्रॉफिट शेयर भी क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होगा। ठीक है जी, दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ABC स्टोर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 लाइन्स ऑफ आइटम। 250 items that cost $2 each. They were all sold for 3 after the year end. 600 items that cost $5 each. These were all sold after year end for 4 per item after incurring rectification cost of 150 in total. And number 3 is 1000 units that cost $10 each. These were all sold after the year end for $15 after incurring total selling cost of 2000. What is the value of closing inventory? So हमने पढ़ा था कि इन्वेंट्री को हम मेजर करते हैं एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। हमारे पास 3 आइटम्स हैं, हम तीनों के लिए कॉस्ट और NRV देखेंगे, जो भी लोअर होगा उस पर मेजर करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो सबसे पहले 250 आइटम्स है, कॉस्ट क्या है? 2, NRV है 3, तो किस पे मेजर करना चाहिए? 2 पे। लोअर इज कॉस्ट 500, आइटम 2, कॉस्ट है 5 और NRV है 4 और साथ ही साथ रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी है। तो NRV का क्या फार्मूला था? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। तो अब 600 इंटू 4 2400 माइनस 150 225, तो हमारे पास लोअर आ गई NRV।
इसको हमने कॉस्ट पे मेजर कर लिया, सेकंड लाइन में हमने एनआरवी पे मेजर कर लिया। एनआरवी कैसे निकाली, 2400 माइनस 150, और ये 2400 कैसे आ रहा है, 600 मल्टीप्लाई बाय 4। लास्ट 1000 आइटम दैट कॉस्ट 10 ईच, तो हमारे पास कॉस्ट क्या है 10, सेलिंग प्राइस कितनी है 15 और सेलिंग कॉस्ट कितनी है 2, तो आप 15 माइनस 2 तो 13,000 और लोअर 13 और 10 में लोअर क्या है 10,000, तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ गई 10,000 कॉस्ट। तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, 10 to 12, 12,750। इस तरह को कोई आपको ऑप्शन क्वेश्चन में नजर आ रहा है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है Louis runs a small business last year. L wrote off as irrecoverable debt from John of $80. However, during the current year, L received 65 from John relating to this debt. How should the amount received from John be recorded in L financial statements? तो इसमें देखें आपने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किया हुआ बैलेंस आपको वापस आ जाए तो वो हमने क्या पढ़ा था, डेबिट कैश क्रेडिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस। हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर लेते हैं या हम उसको अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है, इनकम रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, कहता है एज सेंडरी इनकम ऑफ 65 इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यस। एज एन एक्सपेंस, नो। As a reduction in trade receivable, no. As an increase in trade receivable, no. तो जब हमें कोई भी बैलेंस जो हम राइट ऑफ कर चुके हैं वो वापस मिला है तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेबिट कैश क्रेडिट एक्सपेंस। तो क्रेडिट एक्सपेंस मींस इनकम, तो ये कौन सी इनकम है, सेंडरी इनकम है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 I started a business on 1st January 2006 but did not maintain proper accounting records. All her sales and purchases are made on a cash basis. The bank statement for 2006 shows the following: capital introduced, payment to supplier, drawings, balance at bank as at 31st December. I paid for cash of 5,000 before banking all other takings. What were I's sales for the year? आपने sales find करनी है। This is incomplete record, question from incomplete record. We have to find out sales. तो हम एक लेजर बना लेते हैं बैंक का, ये कैश का। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया, 10,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया आपने। पेमेंट की सप्लायर को 15,000 की, डेबिट पेएबल क्रेडिट बैंक। फिर आपने ड्राइंग्स की, डेबिट ड्राइंग्स क्रेडिट बैंक, तो क्रेडिट बैंक हो गया बाय 10,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस आपके पास 25,000। फिर कहता है आई पेड फॉर कैश एक्सपेंस बिफोर, आपने कैश एक्सपेंस कितना किया है 5,000, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट बैंक 5,000। अब हम इस लेजर को बैलेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें सेल से कितने कैश रिसीव हुआ था। चेक कर लेते हैं, 30, 40, 55, 55,000, 55,000, 55,000 minus 10, 45,000. So your sales were 45,000. Next question, question number 18. He has received receivables totaling 50,000 at the year end. She wants to write off an irrecoverable debt of 7,500 and make an allowance for receivable equivalent to 2% of the remaining receivables. He has no opening allowance for receivables. What is the total amount? What is the total amount that will be shown as an irrecoverable debt expense in each statement of profit or loss? So, देखिए उसने क्या क्या है, आपको टोटल एक्सपेंस पूछ रहा है। तो टोटल एक्सपेंस आपका क्या होगा, irrecoverable written off during the period 7,500 is your expense, और अलाउंस ओपनिंग अलाउंस 0 था तो अलाउंस इंक्रीज हो रहा है 2%। 2% ऑफ व्हाट,
2% आप कैसे लेंगे? आपके पास रिसीवेबल्स कितने हैं? 50,000, 50,000 माइनस 7,500, रिमेनिंग बैलेंस का आपने लेना है 2%, विच इज 850, विच इज 850. तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना बन गया? 8350. ये 850 आपने कैसे लिया? रिसीवेबल्स से आपके 50,000, इरिकवरेबल कितने हो गए? 75. तो जो रिमेनिंग बैलेंस आया उसका 2% इज 850. तो जब भी आपसे रिसीवेबल का टोटल एक्सपेंस पूछा जाएगा तो इरिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड प्लस इंक्रीज इन अलाउंस लेस डिक्रीज इन अलाउंस, और अगर कोई इरिकवरेबल डेट आपके पास जो पहले से राइट ऑफ कर चुके हैं वो वापस मिलेगा तो वो आपकी इनकम होगी. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और are correct? The going concern principle assume a business will discontinue in the foreseeable future. Will continue in the foreseeable future. The going concern principle assume a business will continue indefinitely. If a business is a going concern, its assets must be valued on a breakup basis. No. तो कौन सी statements ठीक है? Only second statement. पहली statement उसने कहा है will discontinue. तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है कि योर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसीबल फ्यूचर. तो स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 20. एट द एंड ऑफ द मंथ द बैलेंस ऑफ ऑन जीज रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इज 2400 एंड द टोटल of balance on his receivable ledger is 2650. He found the following errors. A balance of $200 owed by a customer had been omitted from the list of balance, and the check receipt day book total had been entered as 4,500 instead of 4050. What amount should be reported for receivables in G statement of financial position? तो हमारे पास इस सवाल के अंदर दो बैलेंसेस दिए गए हैं. नंबर 1 इज कंट्रोल अकाउंट और नंबर 2 लिस्ट. कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2400 और लिस्ट का बैलेंस कितना है? 2650. कहता है अ बैलेंस ऑफ 200 ओड बाय अ कस्टमर हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम लिस्ट. तो लिस्ट से कहता है 200 का बैलेंस ओमिट हुआ है, तो इसमें 200 ऐड कर दें, 2850. अच्छा, फिर दूसरा बात क्या कर रहा है? दूसरा जो डे बुक का टोटलिंग का एरर होता है, वैसे हमारा क्वेश्चन आंसर निकल आया 2850, क्योंकि हमने कोई भी एडजस्टमेंट अगर कंट्रोल अकाउंट की एडजस्टमेंट कर लेते तब भी बैलेंस आ जाता, लिस्ट की एडजस्टमेंट कर लिए तब भी आ गया. बट अगर हमने कंट्रोल अकाउंट से ये बैलेंस निकालना होता तो जब भी डे बुक की टोटलिंग का एरर होता है तो वो कहां पे इफेक्ट होता है? उसका कंट्रोल अकाउंट के ऊपर. तो कंट्रोल अकाउंट में आपने क्या किया है? कैश रिसीव को आपने क्या किया है? ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया. तो जब कैश रिसीव ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो रिसीवेबल बैलेंस कंट्रोल बैलेंस कम आएगा. तो कितने से कम आया है? आपने कितना एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया है? 450. तो ये 450 इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2850. ये मैं बात दोबारा समझा देता हूं. देखें, दोनों से आपका बैलेंस आ गया है. आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी करते तब भी आ जाता, इस तरह भी आ जाता. अगर आप एक मैंने आपको क्लास में पहले भी बात बताई थी कि जब भी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएं, ख़ास तौर पे आप FA1 और FA2 के जो स्टूडेंट्स हैं, जब भी एग्ज़ाम में बैठे रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लें. ये हमने कहा था डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. अब आपको इस लेवल पे आज मॉक करते हुए ये पता है कि डेबिट साइड वो साइड है जहाँ पे रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं. डिक्रीज होने की हमने 5 रीजंस पढ़ी थी. व्हेन वी रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, व्हेन सेल्स वर रिटर्न बाय द क्रेडिट कस्टमर्स, व्हेन डिस्काउंट्स वर अलाउड टू क्रेडिट कस्टमर्स, इरिकवरेबल डेट्स एंड कॉन्ट्रा. और इंक्रीज कब होते हैं? जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं या डिसऑनर चेक इस साइड पे आ सकता है, रिफंड्स आ सकते हैं. अगर कोई भी चीज़ इधर ज़्यादा रिकॉर्ड होगी उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा आएगा. ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे. मैं इसे ए बता देता हूँ, ए नाम दे देता हूँ. अगर डेबिट साइड पे आपने कोई भी चीज़ ज़्यादा रिकॉर्ड की तो क्लोजिंग बैलेंस भी ज़्यादा आएगा. इसी तरह अगर कम रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी बैलेंस क्या आएगा?
कम आएगा तो ठीक करने के लिए प्लस कर लें, ज्यादा है ठीक करने के लिए माइनस कर लें। और कैश रिसीव अभी हमने बात की, यहां पे आया कैश रिसीव आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ये सी सिचुएशन है, तो ये बैलेंस क्या आएगा, कम आएगा। जब कम आएगा तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमने बात पहले क्लास में भी की हुई है। इसी तरह अगर ये बैलेंस कम होता, डी सिचुएशन है, तो ये बैलेंस क्या आना था, ज्यादा आना था, तो ठीक करने के लिए हम क्या करते, माइनस कर लेते। तो जब ज्यादा है कम करेंगे, कम है तो ऐड बैक करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. Question number 21. C paid office expense of 480 and recorded this as debit bank credit office expense. उसने completely क्या कर ली, ये कौन सा एरर है, रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। कौन सा एरर है, रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट रिकॉर्ड किया। व्हाट एंट्री इज नीडेड टू करेक्ट दिस एरर। तो किस तरह इसको एरर को रेक्टिफाई करेंगे, हमने कहा था जब भी हम डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट रिकॉर्ड कर लें तो रेक्टिफिकेशन हम हमेशा डबल अमाउंट से होती है। तो डबल अमाउंट कितनी होगी, डेबिट ऑफिस एक्सपेंस बाय 960, क्रेडिट बैंक बाय 960। Question number 22. As calculated his profit for the year, he then discovered that he had not adjusted for prepayments and depreciation and that his closing inventory had been undervalued by 6,800. When these errors are corrected, what is the impact on profit? तो आपको क्या प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, प्रीपेमेंट इंक्रीज द प्रॉफिट, तो आपको कितने से इंक्रीज करना है प्रॉफिट को, प्रीपेमेंट्स इंक्रीज द प्रॉफिट्स, डेप्रिसिएशन विल डिक्रीज द प्रॉफिट एंड दैट दिस क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरवैल्यूड। क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आपने कम रिकॉर्ड की होगी और फिर आप जब उसे ठीक करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बढ़ना, प्रॉफिट का इंक्रीज होना। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिड्यूस करती है, जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो 6800 से भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो इसका नेट इफेक्ट क्या है, मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी कर लें। 45,000 प्लस 6800 माइनस 23,760, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है कोई एरर तो नहीं किया हमने। 45,000 प्लस 6800 माइनस 23670, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 28130। तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय 28130। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। Next question is question number 23. B has recorded motor expense of 10,000 paid on 1st January 2026 in his motor vehicle account. This is error of principle. B charges depreciation at 20% on the straight line basis. What impact will this error have on B's statement of profit and loss for 2026 if the error is not corrected? आपने expense बनाना था 10,000 को, आपने डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करके आपने एरर बनाया, आपने एक्सपेंस बनाया 2000 को, तो 10 की बजाय आपने 2 का एक्सपेंस बनाया। तो अगर आप इस एरर को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो कितना कम आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, 8000, तो आपका प्रॉफिट कितने से ओवरस्टेट हो जाएगा, 8000 से। तो दिस एरर will overstate your profits by 8,000. Question number 24. Which of the following should be included in the initial cost of property, plant and equipment according to IS 16 property, plant and equipment? Purchase price, maintenance cost, installation, management overhead. तो हमने पढ़ा हुआ है purchase price, maintenance expense होती है, installation capitalize होती है, overheads नहीं आते, तो 1 and 3 C option. Question number 25. Is reconciling the payable ledger control account with the total of the list of balance from the payable ledger. She identifies the following errors. An invoice from a supplier for 300 was omitted from the purchase day book. The purchase day book
total was under cost by 700. A payment of 500 was credited to the supplier personal account. Which of the following errors require an entry in the payable ledger control account? तो हमने कहा था डे बुक की ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट और एक इनवाइस कंप्लीटली ओमिट हुई है तो उसका इफेक्ट टोटल के ऊपर आएगा. हर वो चीज जो डे बुक की टोटल को इफेक्ट कर रही है वो उसमें कंट्रोल अकाउंट एडजस्ट होगा, एंट्री रिक्वायर होगी. तो 1 and 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following balances should not be included in the calculation of gross profit? सेल्स रिटर्न, सेल्स से सेल रिटर्न माइनस की जाती है, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस की जाती है, कैरेज इनवर्ड परचेजेस में ऐड किया जाता है. तो कमीशन ऑन सेल्स इज योर एक्सपेंस व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 27. Jessica has prepared draft final account for the year ended 31st December 20x8. She has not yet accounted for rent on her factory for November and December 20x8. She pays rent of 12,000 per year, which is 10,000 per month. In areas in 4 equal installments on 31st January, 30th April, 31st July and 31st October. What is the effect of including the rent for November and December in Jessica final accounts? आपने 2 महीनों का एक्सपेंस नहीं बनाया. How much expense is for 2 months? 10,000 each. तो 10,000 into 2, 20,000. तो your profit will decrease by 20,000 and your liabilities will increase by 20,000. तो क्या एंट्री होगी? अक्रूवल. ये किसका कंसेप्ट है अक्रूवल का? डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट, अक्रूड एक्सपेंस और लाइबिलिटी.